नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और A1 टीवी के खास कार्यक्रम लो आया चुनाव में मैं आपके साथ हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। तो लो आया चुनाव में लो आ गई लिस्ट। जी हां, बिल्कुल। राजस्थान के चुनावी रण में रणभेरी बस तो चुकी थी, लेकिन योद्धाओं के नाम आने बाकी थे। और योद्धाओं की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी थी, उसके बाद कांग्रेस इसी कवायद में थी। तो कुल मिलाकर आज का दिन काफी हलचल भरा रहा जब दोनों ही पार्टियों ने लिस्टें जारी की है। बहुत कुछ खास इन लिस्टों में, और क्या कुछ खास है और किस दृष्टिकोण से ये लिस्टें फाइनल की गई और इसका क्या परिणाम होगा, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्रीमान प्रकाश जी भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले दोनों ही पार्टियों ने लिस्ट में एक तरह से देरी की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले इसको लॉन्च कर दिया था। तो क्या आपने इतने सारे चुनावों का आपने चुनाव देखे, तो क्या इनका एक स्ट्रेटेजी है या जानबूझकर कुछ देरी करे इस चीज में? देखिए, आप 5 साल अगर अपनी घड़ी को आप 5 साल पीछे कर लें जी, तो आप पाएंगे कि ऐसी स्थितियां 5 साल पहले भी थी। दोनों पार्टियों के सामने जो होता है कि सोच समझ के कोई भी पार्टी जो है हारने वाला उम्मीदवार नहीं खड़ा करती। ये जो हम सुनते हैं कि साहब जो है इसमें ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो सब सारी मजबूतियाँ जो है उम्मीदवारों पर निर्भर करती है। और उम्मीदवार ही एक पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो आधार होता है वो उम्मीदवार होता है। जी, वो पार्टी अगर सत्ता में जो आती है तो उम्मीदवारों के जरिए ही आती है। जी, जी, तो आप ये जो बेसिक सोच है वो ये है कि हर पार्टी जब उम्मीदवार उतारती है तो उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेती है, जी, उसकी संभावना पर विचार होता है। और जब एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो कौन बेहतर साबित हो सकता है, जो मैदान में कौन भारी पड़ सकता है, ये सब देखा जाता है। जी, इसमें जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, कई चीज़ें जाति की छवि कैसी है, जातिगत समीकरण कैसे है। जी, तो ये जो हम जब देखते हैं और कह रहे हैं कि सब बड़ी मुश्किल से बहुत ये सब आप 5 साल पहले भी ये हुआ था जी, और आज भी वही हो रहा है। जी, अब सवाल ये आता है कि दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, मैं कांग्रेस के अलावा की बात कर रहा हूँ, जी, जी, बीएसपी ने भी अपनी सूची अभी जारी की। उनके साथ क्या मंजूरी थी? जी, बीएसपी के पास कितने उम्मीदवार हैं? हाँ और जी। आपकी तो अब तक कोई सूची ही नहीं आई है। जी, जी, और सबसे पहले जो सूची आई थी वो ट्राइबल पार्टी ही थी। जी, और ट्राइबल पार्टी की भी चाहे वो 2 सीटें जीते चाहे 3 सीटें जीते, लेकिन थर्ड फोर्स के नाम पर तो पिछली बार बीएसपी ने 6 सीटें जीती थी। और अब के उनके उम्मीदवारों की जो है घोषणा जो है बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद सबसे पहली कोई पार्टी ने कि अगर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की तो उसका नाम है बीएसपी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सोच विचार किया जाए, अभी तो समय है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ उम्मीदवारों को कहा जाता है कि साहब आपको तो खाली एक सिंबल लेने आना है, बाकी आप अपना काम करना शुरू करिए। अब प्रचार के अंदर जो है कैसे जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो कैसे प्रचार शुरू करेगा, कैसे संसाधन जुटाएगा, सब कर उसने जो उसे आश्वस्त कर दिया गया वो अपना काम कर रहा है। जी सर, इसी की बात की जाए तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी करी थी 41 की, तो बीजेपी ने सबसे पहले ये लिस्ट जारी कर दी। तो इससे क्या बीजेपी की तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट कहीं या उन्होंने कोई जल्दबाजी कर दी थी? देखिए, एक बात तो पक्की है कि ये बीजेपी ने सबसे पहले देखा कि हमारी कमज़ोर सीटें कौन सी है, कमज़ोर सीटें कौन सी है और किस में हम हार चुके हैं और किस में मतलब प्रबल उम्मीदवार की ज़रूरत है। हाँ, तो वहाँ जहाँ वो देख रहे पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि उस क्षेत्र के अंदर, उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मौजूदा उम्मीदवार हैं उनकी आज की स्थिति क्या है। और जिसमें ऐसे हैं कि उस क्षेत्र के भाजपा जो कार्यकर्ता है उसमें से किसी को चुना जाए या किसी को बाहर के लोगों को लिया जाए। तो ये पता लगा कि ये यहाँ कोई स्थिति अच्छी नहीं है। तो पाया गया कि 7-8 जो कैंडिडेट तो बहुत ही वीक हैं, तो उनके स्थान पर, लेकिन उनके जिस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाती है उसमें से वहीं से भाजपा के आप देखिए ना 1% स्विंग हुआ था जो कांग्रेस के पक्ष में गया,
उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 22-23% से भी ज़्यादा कांग्रेस और भाजपा पे अंतर था। तो आपने जो सीट जीती थी सारे सेगमेंट्स में, आपने सारे असेंबली जो है सारे विधानसभा क्षेत्र में आपने जीत, तो उसमें से देखा गया कि यहाँ उसका विश्लेषण किया गया कि अगर ये कमज़ोर सीटों पे अगर वापस किसी सांसद को लड़ाया जाए तो सीट निकल सकती है या नहीं। तो ये पाया गया कि 6-7-8 ऐसे सांसद हैं जिन्हें इन्हीं के क्षेत्र में उनके विधानसभा क्षेत्र में जो सेगमेंट जिसे कहते हैं उसको, उसमें अगर वहाँ उसे लड़ाया जाए तो शायद जीत की संभावना बनती है। जी जी। और जैसे आपने ये बात बताई, जैसे लिस्ट जारी की गई, दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी की। एक चीज देखने में आई है कि कई दावेदार जो है प्रत्याशी हैं उनको रिपीट किया गया, कई बार रिपीट हुए हैं। तो क्या उनको रिपीट करना या तो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो जिताऊ कैंडिडेट है, या फिर आला कमान पर कोई दबाव बना हुआ था? क्या किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप इस बात को? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि रोज़ तो खेती नहीं हो सकती जी। और रोज़ खान से भी माल नहीं निकाला जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आपको सत्ता में, जब पिछली बार आज से 5 साल पहले जब कांग्रेस के विधायकों ने मिल कर के पार्टी को सत्ता में ला खड़ा किया, तो उन विधायकों का की जो रिपोर्ट कार्ड है वो आज की स्थिति में कितनी अच्छी और कितनी ख़राब है ये तो पार्टी देखती है। लेकिन ये पार्टी ये भी देखती है कि खाली रिपोर्ट कार्ड से तो काम चलता नहीं है। उसके बाद अगर समझिए जो पिछली बार का विजेता है उसके सामने वो अगर उसकी समझो छवि खराब है या उसकी रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन उसके सामने वाला उसकी या उसके दूसरा जो दावेदार है वो इतना प्रबल उम्मीदवार नहीं है, तो पार्टी की मजबूरी हो जाती कि पुराने ही विधायक को रिपीट करे। और इसकी मजबूरी राजनीतिक मजबूरियाँ होती है। उसमें देखिए, उसमें आज कोई पार्टी जो है वो ज़्यादा जो है रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि उसको अनुभव है, उसके पास संसाधन है, पिछली बार जीता हुआ है, हो सकता है 2-3 बार का जीता हुआ हो, तो उसे अनुभव है और निरंतर वो जनता के संपर्क में है। आप सवाल नए उम्मीदवार को वहाँ खड़ा कर दें और नया उम्मीदवार जो है वो कुछ कर नहीं पाए, संसाधन ही नहीं जुटा पाए, और सबसे बड़ी शंका ये रहती है कि पुराना उम्मीदवार है जिसका आपने टिकट काट दिया वो उसके लिए बाधाएं खड़ी करता है नए उम्मीदवारों के, क्योंकि उसका टिकट काटेगा बेचारा वो तो हर्ट है ही। जी जी। और जिस तरह से एक ट्रेंड चला है पुराने चुनाव में, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, पुराने अनुभव से आपसे ये चर्चा करूं ताकि हमारे दर्शक भी इस प्रक्रिया को समझ सके अच्छे से। अभी जो चल रहा है एक सर्वे का परंपरा, जो सर्वे की परंपरा शुरू हुई है, निजी एजेंसियां हायर की गई है, वो ग्राउंड लेवल पे सर्वे कर रही है। ऐसा बताया जाता है कि हर पार्टी ने अपने अपने स्तर पर सर्वे किया। तो पुराने समय में जब वो पुरानी कुछ साल पीछे लौटते हैं तो उस समय क्या क्राइटेरिया हुआ करता था चयन का? देखिए, सर्वेक्षण का जो परंपरा है ये 5-10 साल की है जी। ऐसे सर्वेक्षण जो होते नहीं थे, जो पार्टियां जो थी वो पंचायत के अगर ग्रामीण सीटें हैं, ग्रामीण विधानसभाएं हैं, तो वो जो पार्टी को जो फीडबैक मिलता था वो सरपंच हैं और हैं जो पंचायत के स्तर पर जो अधिकारी जो चुने हुए नेता हैं उनसे मिलता था, और वो कहते थे कि साहब ये जीतेगा या नहीं जीतेगा, या इसको चल सकता है या नहीं चल सकता है, या नया आदमी डालना चाहिए। तो ये वहाँ से आती थी। लेकिन क्या है कि जो अभी तो आजकल हम जिस युग में हैं उसको इन्फॉर्मेशन एज बोलते हैं, तो उसमें यह है कि आप जो सर्वेक्षण करते हैं, जो सर्वेक्षण करते हैं कि जो एजेंसियां हैं वो पार्टी ऐसा तो नहीं होता कि जो जिस सर्वेक्षण एजेंसी को बीजेपी ने लिया उसको कांग्रेस ले, ऐसा तो होता नहीं। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आज अपनी तरफ से स्वतंत्र होती हैं, वो करती हैं और करके पार्टी अगर को वो अपने फहरिस्त बता देती है कि साहब इसमें ये जो मौजूदा विधायक है इसमें बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है, इसका जितना मुश्किल है। और जिस तरह से मैं आपको एक उदाहरण दूं, वो जयपुर के अंदर सांगानेर है, सांगानेर में 2 साल पहले से ही बात शुरू हो गई कि जो अशोक लाहौटी हैं ये इनको पसंद नहीं कर रही है, तो ये वहाँ से सांगानेर से चुने गए थे और ये मालूम पड़ा कि सब जो मतलब उन्हें कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है,
ना पार्टी से कोई सहयोग मिल रहा है, ना जनता का कोई सहयोग मिल रहा है, ना नौकरशाही का कोई सहयोग मिल रहा। ये नतीजा ये हुआ कि वहाँ से वो चले गए, भजन लाल शर्मा के इसको लिया गया। तो ये सब पार्टियों के नज़र में होता है, पार्टी जानती सब में। हमें दोबारा इस बात पर कायम हूँ कि हर पार्टी जीतने वाला उम्मीदवार ही उतारती है। जी बिल्कुल, जीतने वाला उम्मीदवार, जिताऊ कैंडिडेट, ये सब बात बिल्कुल सही कही आपने। सर्वेक्षण के पैमाने उस समय कुछ और हुआ करते थे, लेकिन अभी जो लिस्ट निकली है, अगर उसमें हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट, तो उसमें कई जगह सीटें बदली गई है। मतलब जो एक जगह जो सेफ सीट थी वहां पे नए कैंडिडेट को उतार दिया, जो थोड़ी सी अनसेफ थी, जैसे अब सीधी बात करें, जैसे दिया कुमारी जयपुर में है, विद्याधर नगर, और जिस तरह से नरपत सिंह राजवी उनको चित्तौड़गढ़ भेजा गया, तो वहां से थोड़े से विरोध के स्वर भी उठे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये इसके पीछे आप क्या समझते हैं, ये कितना सही कदम होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि दिया कुमारी जो राजसमंद से सांसद है, उसको पूर्व जयपुर रियासत की मैं आने मतलब पूर्व रियासत की बात करें तो झोटवाड़ा जो है जयपुर का ही एक पार्ट था। जयपुर के पास एक गांव हुआ करता है और वो जयपुर रियासत का ही एक हिस्सा था। और दिया कुमारी जो है वो राजसमंद से सांसद चुनी गई, राजसमंद से गई। अब सवाल ये आया कि साहब ये कैसे, जो कमज़ोर सीटें हैं उसमें कैसे जीते थे, तो राजसमंद से दिया कुमारी को झोटवाड़ा लाया गया। इसी तरीके से जयपुर ग्रामीण के सांसद को उतारा गया झोटवाड़ा से, जो कि झोटवाड़ा जो है वो इन्हें दिया कुमारी जी को तो लेके आए क्या विद्याधर नगर पे, और उन्हें राज्यवर्धन सिंह को लेकर के आए यहाँ, और दोनों का ही विरोध शुरू हुआ था। ये पहली जो लिस्ट थी उसके साथ ही विरोध बवाल हुआ था। विरोध देखिए, वैसे विरोध मैं आपको बताऊं आपको कि आप विरोध की बात कर रहे हैं, ये आप दिया कुमारी को देखिए 40-50 हज़ार वोट से देंगे, देखना आप क्यों कि विरोध तो हो रहा है। बीजेपी का में विरोध हुआ, कांग्रेस के पास उनके सामने कोई प्रबल उम्मीदवार नहीं है, इतना मजबूत उम्मीदवार नहीं है न जो दिया कुमारी का सामना कर सके। तो आप जब देखेंगे तो ऐसा मोमेंटम बनेगा कि मालूम पड़ेगा कि दिया कुमारी 30-40 हज़ार वोट से जीती जी। और जो राज्यवर्धन है, हाँ, उनके सामने जो है बहुत चुनौती है उनके सामने, क्योंकि अगर कटारिया जी को लड़ाया गया, कटारिया जी कहीं और भी जाना चाहते हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, इस वजह से आज की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, क्योंकि वो कहीं और जाना चाहते हैं, शायद आमेर जाना चाहते होंगे, तो आज की सूची में उनका नाम नहीं है। आप ये देखें कि जो चुनौती है वो राज्यवर्धन सिंह की जी ज़्यादा है बनिस्बत दिया कुमारी जी की जी। और उसके साथ जैसे दिया कुमारी जी की जहां सीट आई है, नरपत सिंह जी राजवी, दिया कुमारी जी के पीछे बहुत सारे प्रभावशाली, उनके पीछे एक उनका जो बैकग्राउंड है वो चलता है। लेकिन नरपत सिंह जी राजवी अगर चित्तौड़गढ़ गए और वहाँ जाते ही उनके चंद्रभान सिंह के जो समर्थक है उनकी तरफ से विरोध के स्वर शुरू हुए, उनके लिए मुश्किल नहीं रहेगा वो जगह चित्तौड़गढ़? पहले भी एक बार जीत चुके हैं जी। ऐसा नहीं, भैरव सिंह जी के मतलब मेरे ख्याल से 1993 या 94 में एक बार वहाँ से विधायक बने हैं। उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ और विद्याधर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी डिलिमिटेशन के बाद, तब से तो ऐसा नहीं है कि राजवी साहब जो हैं वो चित्तौड़ के लिए बिल्कुल अनजाने हैं। चित्तौड़ में उनको है, उनका सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर भैरव सिंह जी का बहुत बड़ा ये है और राजपूत वोट काफ़ी हैं। और आपने देखा हो कि एक बार तो ये हुआ था कि जसवंत सिंह जी चित्तौड़ से लड़ने आए थे और महेंद्र सिंह जी जो मेवाड़ के हैं वो एक बार वहाँ से चुने गए हैं। इसके पहले जो थी श्रीमती शक्तावत चुनी गई, तीन बार चुनी गई सांसद, संसद में लोकसभा गई वो 3 बार। तो ये सब कहने का अर्थ है कि जो उनका वहाँ पर सीट पे प्रभुत्व है, और ऐसा नहीं है कि
राजू साहब को वहाँ पर कोई बहुत बड़ी कठिनाई ऐसा, चुनौतियाँ हो सकती है लेकिन कठिनाई वाली बात मुझे दिखती नहीं है। जी, कुल मिला के जो सीटों में फेरबदल किया गया है, जो एक ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि जो कैंडिडेट लगभग उनके सारे कैंडिडेट्स निकल जाए, थोड़े बहुत सीटों में परिवर्तन करके। एक बात आपको बताऊं, जी, जैसे राजेंद्र सिंह राठौड़ की सीट जो है वो चूरू से बदल कर तारानगर की, तारानगर से पहले भी जीत चुके हैं, फिर वापस चूरू चले गए थे, अब वो चूरू से वापस तारानगर आ गए। तो वहाँ पर जातीय समीकरण का है कि वो जातीय समीकरण के आधार पर कभी नाराज़गी हो जाती, कभी खुश हो जाते हैं। तो आपके जो दोनों देखा कि देखिए राठौड़ साहब बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो अगर चूरू से तारानगर गए तो वो उनकी स्वीकृति रही होगी तब वो गए, ये पार्टी का जोर नहीं चला वहाँ, अब उनकी स्वीकृति रही होगी कि सब मैं चूरू से नहीं आपके तारानगर से लड़ूंगा। होता है, बड़े से बड़े जो उम्मीदवार बड़े से नेता होते हैं उनको भी सीट बदलनी पड़ती। जी बिल्कुल। और दूसरी लिस्ट के साथ ही एक जो ये भ्रम फैल गया था, धारणा फैल गई थी, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं आई अफवाहों का बाजार गर्म रहा। ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को दरकिनार कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे भी हैं और उनकी काफ़ी अच्छी संख्या में उनके समर्थक भी हैं। तो ये दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का होना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए ये आज की जो सूची है 83 लोगों की है। पहले वाली सूची के अंदर 2 3 4 जैसे भी समझे आप, सवाल ये कि समर्थक कितने हैं, कितने रह गए थे उनके पास। लेकिन एक आम जो सूचना है हम लोगों के पास और शायद आपके पास भी है कि 55 56 57 73 में से 50 52 विधायक उनके बिल्कुल पक्के थे। और जो सीटें का जिस तरह से उनके जो उम्मीदवारों की सूची आ रही है उसमें मैं अधिकांश नाम पा रहा हूँ, उसमें अधिकांश नाम पा रहा हूँ। वो ये है कि सब उनके सारे जो उम्मीदवार हैं उन्हें करीब करीब टिकट सबको दिया जा रहा है। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो रही है। जी ऐसा है कि अगर आप उसके अंदर मैं वापस एक बार कहूँगा कि हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। ये विरोध होता है, स्वर होता है, किया जाता है, कई बातें जो ठंडे पानी के साथ निगल जी जाती है, कड़वाहट भूल जाते हैं लोग और पार्टी अपनी नीतियां बदल देती है। तो ये सब राजनीति में चलता है, ये राजनीति का एक पार्ट है। तो ये कहना कि वसुंधरा जी के साथ न्याय नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा ये है, अभी एक सूची है। जी बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर जो लिस्टों पर कब असमंजस बना हुआ था, क्योंकि लिस्ट जारी नहीं हो रही थी और आज एक साथ दोनों पार्टियों की काफी संख्या में लिस्ट आई है और उन पर ही हम चल रही थी, अलग अलग सीटों पर बात चल रही थी। तो अब थोड़ा पश्चिमी राजस्थान की तरफ लौट जाते हैं। अशोक गहलोत का गृह जिला सरदारपुरा सीट, अब फिर से अशोक गहलोत सरदारपुरा पर काबिज हैं, उनका नाम तय हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अब ये डर है कि उनके सामने किसको उतारा जाए। अफवाह ये भी थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारा जा सकता है। तो ये एक बड़ी रोचक सीट रहेगी, जोधपुर की सीट, ये सरदारपुरा की सीट। देखिए थोड़ा हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जी जरूर, बिल्कुल वही आप वो सवाल यह है कि आज से लगभग 4.25 साढ़े 4 साल पुरानी बात है जी। जब अशोक गहलोत ने बड़े उम्मीद से अपने बेटे को उतारा था जोधपुर में। अब जोधपुर ने ये उम्मीद थी कि साहब अशोक गहलोत जो हैं उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और उनके लाडले को तो जोधपुर की जनता चुन करके ही भेजेगी। लेकिन अशोक जी के बेटे वैभव गहलोत को सिरे से जोधपुर की जनता ने नकार दिया और स्थिति ऐसी थी कि अपने पिताजी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी विधानसभा के सरदारपुरा में, वहाँ से भी हारे और महामंदिर जहाँ उनका पोलिंग बूथ था उसमें भी वैभव गहलोत को जितने वोट मिलने चाहिए थे नहीं मिले और उनके प्रतिद्वंदी को वहाँ भी ज़्यादा वोट मिले। तो जो समाज जो था उसके अंदर ये ऐसी बातें थी कि इसका विश्लेषण उस वक्त भी किया गया था ये कि हार का कारण क्या था। इसका हार का ही कारण था कि सिरे से का कि दूसरा मैं सबसे प्रबल था, जो प्रबल करंट, जब मजबूती से जिसको कह सकते हैं, जिसको जो कारण बनते थे उस वक्त, वो ये था
कि उस वक्त मोदी वेव चल रही थी। जी जी। एक तो ये कारण था। दूसरा, जातिगत समीकरणों में सब 3-4 जातियों का मैं उनका नाम नहीं लूँगा, 3-4 जातियाँ अगर आप जो उनका बड़ा चंक ऑफ वोटर्स है, हाँ, जैसे चंक बड़े बड़े मतलब अच्छा समूह है, जातियों का अच्छा समूह है, हाँ। जो वोट पर अपना निर्णायक अधिकार जो रोल निर्णय रखते हैं। अधिकार भी रखते हैं और वो निर्णायक भी होते हैं। निर्णायक भी होते हैं। जी। अब जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण का जो क्षेत्र है उन सब के, उसमें आपको देखिए कि जो सहयोग और जो नाम से जिस उम्मीद से वैभव गहलोत को उतारा गया था, वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगर ये कहें, हालांकि से बच नहीं सकता कोई, कि मुझे लगता है कि अशोक वैभव गहलोत अपने पिताजी और अपने खुद के समाज जो माली समाज है उसमें भी उनको पर्याप्त मतलब समर्थन नहीं मिल पाया। जी जी। मतलब पुत्र को नहीं मिला, लेकिन अब पिता फिर से है मैदान में, पिता का उन पर सिद्धापुरा के अंदर तो सवाल ये है कि अशोक जी का जीतना या मतलब उसमें कोई शक शुबा ही नहीं है कि वो जीतेंगे करेंगे। ये सवाल ये है कि उनके सामने उम्मीदवार कौन होगा। जी। उसके बाद तो देखिए उनके जो एक बार शायद वो 18 या 19,000 वोट से जीते थे, बाकी हमेशा वो बड़े मार्जिन से 30,000, 25,000, 40,000 ऐसे इन मतों से जीते हैं। वो एक बार 18,000, 20,000 से, तो वो शायद सबसे कम मार्जिन जो जीतने का जो मार्जिन था सबसे कम तब, वो आज शायद उस बात को 10-12 साल हो गए। जी जी। तो बिल्कुल उस सीट पर बीजेपी पत्ते अभी खोलना बाकी है, बहुत कश्मकश चल रही है। ये भी माना जा रहा है कि को बहुत बड़े चेहरे को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जो भी चेहरा होगा वो भी तो मन ही मन थोड़ा डर रहा होगा, क्योंकि अशोक गहलोत की बहुत ही मजबूत सीट है। लेकिन एक और दूसरी सीट है सूरसागर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से इस बार सूर्यकांता व्यास जो मृदराज या वयोवृद्ध हैं और वसुंधरा राजे के बहुत करीबी मानी जाती रही हैं, और इस बार उनको दरकिनार कर दिया गया। वहाँ एक नया चेहरा है देवेंद्र जोशी, उनको उतारा गया है। तो अब वहाँ जो समीकरण रहता है उस बारे में आप क्या कहेंगे सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, ऐसा है कि सूर्यकांत व्यास 6 बार की शायद विधायक रही। जी जी बिल्कुल 6 बार। और पुराने विधानसभा में मैंने उनसे देखा है, मैं उनसे मिला भी हूँ पुरानी विधानसभा यहाँ भी। और वो क्या है कि उनकी ये लोकप्रियता का अंदाज नहीं लगा सकते आपको कि लोग कितने जोधपुर में कितने लोकप्रिय थे, महिलाओं में, सब जगह, सब सारी जातियों में जी। सारी जातियों में, मतलब अल्पसंख्यकों में भी वो काफ़ी लोकप्रिय थी। अशोक गहलोत जी के भी बहुत करीबी और हैं। अच्छा, वो सबसे बड़ी बात है कि उनको बड़ी बहन की तरह, बड़ी बहन माँ का दर्जा मिला हुआ जी था। जी। और उनकी इसके साथ उनके जो वो कद्दावर नेता थी मेरे समझ में, बरकतुल्लाह साहब और अशोक गहलोत के बाद कोई कद्दावर नेता हुआ है सबसे पहले तो जयनारायण जी, उसके बाद बरकतुल्लाह साहब, उसके बाद अशोक गहलोत और फिर सूर्यकांत व्यास। जी। ये ऐसे नेता हैं मतलब जिन्हें बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, जिनके बारे में इमेज तो बहुत सी मतलब ये पूरे शहर के जो है कि समझो जोधपुर के नूर थे ये। जी जी। अब ये उनकी उम्र हो गई, और पिछली बार भी सवाल उठा था कि वो तो 80 के करीब हैं और ये है, तो अब कहीं ना कहीं उम्र का जो तो होता है, तकाजा भी होता है। दावेदार भी बहुत सारे थे सर, वहाँ दावेदार भी उनकी जाति से खूब सारे दावेदार थे। देखिए उसमें क्या होता है कि वहाँ प्रभुत्व जो है वो ब्राह्मण है। जी जी। ब्राह्मण प्रभुत्व सीट है सूरसागर, तो वहाँ पर दावेदारों की संख्या भी एक ही वर्ग के लोगों की ज़्यादा मिलेगी, बिल्कुल एक ही वर्ग के लोगों को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्योंकि अब वो वहाँ पर जब ये सोच लिया पार्टी ने कि अब जो है मतलब सूर्यकांत जी को कुछ आराम दिया जाए, तो देवेंद्र जोशी को उतारा है शायद। देवेंद्र जोशी जो हैं वो पहले मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और जोधपुर शहर में उन्होंने भाजपा के लिए बड़ा काम किया, और शायद आरएसएस का भी उनका जो संघ से उनकी पृष्ठभूमि रही, संघ से जुड़ा रहा है। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं तो संघ की पृष्ठभूमि वालों को तो जगह मिलती है जी। लेकिन ये टिकट डिक्लेयर होने के बाद सूर्यकांता जी व्यास ने बयान दिया कि मुझे शहर में कहीं से भी लड़ाया जाए तो मैं जीत सकती हूँ। अभी भी उनकी पूरी इच्छा है कि उनको लड़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं उनके संकेत कुछ अलग दिशा में तो नहीं लग रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि वो, क्योंकि देखिए वो
जो सूर्यकांता जी जो है वो बड़ी डिसिप्लिन्ड हैं, वो पार्टी के लिए काम करती हैं। और जब जनसंघ से जब बना था तब से वो जनसंघ में थी, उसके बाद वो भाजपा में आई और वो शुरू से ही उनका जो है भाजपा से जुड़ाव है और वो बहुत ही कट्टर भाजपावादी हैं। ऐसी स्थिति नहीं है बनती कि कहीं उनको अगर टिकट नहीं मिला तो नाराज़ होकर के कहीं स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर के लड़े, ऐसी स्थिति मुझे लगती नहीं। जी जी मान बिल्कुल। जाएंगे वो थोड़ा सा उनको समझाना होगा, वो पार्टी के लोग समझ जाएंगे कि आपका सम्मान भरपूर होगा। देखना आप सूर्यकांता जी जो कैंडिडेट है नया, उसके लिए जो है वो जनसंपर्क करेंगे आप। जी जी आप बिल्कुल देखना इस बार। बिल्कुल बिल्कुल आपका लंबा अनुभव है, इसीलिए सारा विश्लेषण हम कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं मेवाड़ की। तो वहाँ पर सीपी जोशी नाथद्वारा की बात करें, सीपी जोशी साहब है, उनके सामने पूर्व मेवाड़ राजघराने के पुत्र वहाँ पर उनके सामने है। सीपी जोशी साहब का एक पुराना रिकॉर्ड रहा, एक वोट से वो हारे थे, उसके बाद 2018 में जीतना भी हुआ, लेकिन ये नए कैंडिडेट है। तो मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज होने का और एक लंबा अनुभव सीपी जोशी साहब का, तो दोनों में आपको क्या लग रहा है, कितना करीबी टक्कर रहेगी इनकी? देखिए, नाथद्वारा में जो सीपी जोशी साहब का जी कांग्रेस के आज पूरे मेवाड़ के सबसे कद्दावर नेता हुई सीपी जोशी जी। और सीपी जोशी जो हैं वो ये कितना भरोसा रखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे, इसका उदाहरण मैं सिर्फ एक बात पे दूंगा कि कभी एक मत से भी हारे थे। जी जी, एक वोट से हारे थे जी। तो एक मत, वो ऐसा वक्त समय था जब पूरी राजस्थान के अंदर ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदारों में वो सीपी जोशी जी। इन सब चुनावी माहौल के होते हुए जो सारा नाथद्वारा ये कह रहा था कि अगर आपके मुख्यमंत्री सीपी जोशी बनेंगे तभी उनको पूरा समर्थन मिला। जी जी जी। आपके जब वो थे कल्याण सिंह से उनके शायद विरोध में, आपके विश्वराज सिंह जी जी, वो महाराणा प्रताप के वंशज बताए जा रहे हैं। वो महेंद्र सिंह जी के पुत्र हैं। जी, महेंद्र सिंह जी के पुत्र। महेंद्र सिंह जी को जो महाराणा मेवाड़ जो रह चुके भगवत सिंह जी के वो ज्येष्ठ पुत्र हैं जी, उनको संपत्ति में का जो है अधिकार नहीं दिया गया और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह को संपत्ति मिली है। उसके बाद मुकदमे हुए, एक बड़ा अजीब सा हुआ कि सब 2 भाइयों और 1 बहन के बीच में संपत्ति बांटी जाए और वो समय समय पर इस पर राज करेंगे, समय समय पर इस पर नियंत्रण रखेंगे। जी जी। महेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से एक बार वो चुने गए थे। मैं आपको अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि सीपी जोशी के लिए जो नाथद्वारा का जो चुनाव है पूरा चुनौतियों भरा होगा। चुनौतियों भरा जी। इतना आसान नहीं है वहाँ पर जीतना, और उनको जो चुनौतियाँ मिलेंगी, सबसे बड़ी बात है वहाँ जो राजपूत जाति है वो भी प्रबल है, वो भी बहुत ही मजबूत स्थिति में जो आसपास के हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो पुराने लोगों से मतलब जो मेवाड़ के राजघराने से के संपर्क में है। तो देखिए आप सीपी जोशी को की सामने जो है बहुत मजबूत उम्मीदवार है। जी 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 बिल्कुल। और जिस तरह से लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की भी बात कही जा रही थी, क्योंकि वो उनका भाजपा में आना तय माना जा रहा था, तो कुल मिलाकर ये जो आप बता रहे कि चुनौतियों भरा रहेगा सफ़र, तो कुल मिलाकर आज जो लिस्ट जारी हुई है उस पर हमने काफ़ी लिस्टों पर चर्चा की है। और लो आया चुनाव में हम लगातार राजनीति से जुड़ी हुई, राजस्थान प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई हर हलचल पर, बारीक से बारीक हलचल पर नज़र रखेंगे और इसी तरह विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल लो आया चुनाव में आज इतना ही, लेकिन कल अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ, राजनीति की चर्चा के साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।